अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली साइकोलॉजी की मेजर फील्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट साइको डायग्नोसिस को DSM-5 TR के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इनको चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ हमने ट्रीटमेंट प्लान भी डिस्कस किया है। करंटली हम मोटर डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं। मोटर डिसऑर्डर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर एंड स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ हमने ट्रीटमेंट प्लान भी डिस्कस किया है। करंटली हम टिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। टिक डिसऑर्डर्स का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ टिक डिसऑर्डर्स। फर्स्ट वन इज़ कम्प्रिहेंसिव बिहेवियरल इंटरवेंशन फॉर टिक्स। इसको CBIT भी कहते हैं। इसमें हम इंडिविजुअल को या बच्चे को टिक्स को मैनेज करना सिखाते हैं रेदर दैन एलिमिनेट दैम कम्प्लीटली। मीन्स कि हम ये जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम मैनेज करते हैं, प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पाते। इसमें हम इंडिविजुअल को स्किल सिखाते हैं कि वो टिक्स को रिकग्नाइज़ कर सके, कंट्रोल कर सके और उनकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर सके। हमने पढ़ा था ना इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कि टिक्स जो हैं वो वैक्स एंड वेन होते हैं, मीन्स इनकी फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होती रहती है। तो इस वजह से बिहेवियरल इंटरवेंशन के थ्रू हम इनकी फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी को रिड्यूस करना सिखाते हैं। बिहेवियरल इंटरवेंशन में फ़र्स्ट पे हम इंडिविजुअल को हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग सिखाते हैं। ये CBIT का एक कोर कंपोनेंट है, जिसमें हम इंडिविजुअल को टिक जो है वो रिप्लेस करना सिखाते हैं। ठीक है, जो टिक होगा उसको हम मोर एप्रोप्रिएट वॉलंटियर बिहेवियर से रिप्लेस करेंगे, ताकि टिक्स को अपीयर होने से रोका जा सके। तो हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग का गोल ये होता है कि टिक्स जो वैक्स एंड वेन होते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी इंक्रीज़ और जो डिक्रीज़ होती है उसको हमने रिड्यूस करना है, और उसके साथ साथ टिक बिहेवियर को हमने कंट्रोल करना सिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा जो है वो फ्रीक्वेंट शोल्डर श्रगिंग करता है। अब जो शोल्डर श्रगिंग बिहेवियर है, टिक बिहेवियर है, इसको हमने पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस करवाना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी बच्चा अर्ज फील करता है कि उसने शोल्डर को श्रग करना है, तो हम उसको जेंटली शोल्डर्स को डाउनवर्ड प्रेस करना सिखाएंगे, उसको आर्म्स जो है वो रिलैक्स करना सिखाएंगे, तब तक जब तक कि उसकी अर्ज ख़त्म नहीं हो जाती या डिक्रीज़ नहीं हो जाती। फिर हम बार बार इसको प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि ग्रेजुअली टिक हैबिट जो है उसको वीकन किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। सेकेंड इज़ हमने उसको अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी है। अवेयरनेस ट्रेनिंग में हमने उसको अवेयर करना है कि कब टिक अकर होता है, टिक किस तरह से दिखता है या उसकी साउंड कैसे होती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना, मोटर टिक्स होते हैं और वोकल टिक्स होते हैं। मोटर टिक्स फॉर एग्जांपल आइज़ को बार बार ब्लिंक करना और शोल्डर वगैरह को श्रग करना। ठीक है, जबकि साउंड्स लाइक टिक्स क्या होते हैं, जिनको वोकलाइजेशन कहते हैं, जिसमें बार बार गले को साफ़ करना, थ्रोट क्लियरिंग भी जिसको कहते हैं जिस तरह बच्चा बार बार अगर करे, या फिर स्निफिंग करे और कफिंग करे, इनको वोकलाइजेशन या साउंड टिक्स कहते हैं। अब जो
अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है टिक से पहले, जिसको प्रीमोनिटरी अर्ज कहते हैं, उसके बारे में हमने इंडिविजुअल को अवेयर करवाना है, ठीक है। और बहुत से लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं कि इचिंग फ़ील होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई ब्लिंकिंग से पहले इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रही है, उसको अनकंफर्टेबल बच्चा फ़ील कर रहा है, तो एज़ अ रिज़ल्ट वो आइज़ को ब्लिंक करेगा। इसी तरह अगर उसको शोल्डर्स पे प्रेशर फ़ील हो रहा है या टाइट फ़ील हो रहे हैं, तो ये एक टिक से पहले की सिचुएशन है। तो टिक से पहले की ये टाइटनिंग और प्रेशर और इचिंग वाली जो फीलिंग है, इससे हमने बच्चे को या इंडिविजुअल को अवेयर करवाना है, ताकि उसको पता चले कि जब ये वाली कंडीशन होगी तो इसके बाद टिक अकर होगा। तो ये इचिंग, प्रेशर, टाइटनेस और टिंगलिंग वाली जो फीलिंग है, सेंसेशन है, इसके बारे में हमने बच्चे को अवेयर करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा जो है आई ब्लिंक करने से पहले नोटिस करता है कि उसको आइज़ के इर्द-गिर्द जो है वो टेंशन फ़ील हो रही है, ठीक है? या आइज़ में इचिंग फ़ील हो रही है। तो ये एक वार्निंग साइन होगा जो कि बच्चे को अवेयर करेगा कि अब टिक जो है वो अकर होने वाला है। तो जैसे ही उसको ये फ़ील होगा, ये सेंसेशंस होंगी, अनकम्फ़र्टेबल फ़ीलिंग होंगी, तो उस टाइम पे हमने उसको कम्पीटिंग रिस्पॉन्स सिखाना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कंपीटिंग रिस्पॉन्स ट्रेनिंग उसको कैसे देनी है। अब जब पर्सन जो है उस अर्ज को रिकॉग्नाइज़ कर लेगा, अनकंफर्टेबल फीलिंग या सेंसेशन को के बारे में अवेयर हो जाएगा, तब वहाँ पे वो कंपीटिंग रिस्पॉन्स परफॉर्म करेगा। अब कंपीटिंग रिस्पॉन्स जो है एक वॉलंटियर मूवमेंट होगी, फिज़िकली इनकम्पैटिबल विद द टिक, कंफर्टेबल एंड सोशली एक्सेप्टेबल मूवमेंट हमने उसको सिखानी है या रिस्पॉन्स सिखाना है, मेंटेन्ड फॉर अबाउट 1 मिनट और अंटिल द अर्ज डिक्रीजेज, और तब तक उसने उस रिस्पॉन्स को फॉलो करना है जब तक उसकी अर्ज जो है वो डिक्रीज़ नहीं हो जाती। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। टिक कंपीटिंग रिस्पॉन्स हमने उसको कैसे सिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई ब्लिंकिंग है, ठीक है। जैसे ही उसको सेंसेशन होगी तो उसको हमने कंपीटिंग रिस्पॉन्स सिखाना है। हमने उसको कहना है कि आपने आइज़ ओपन रखनी है और इस ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे आपने फ़ोकस करना है। तो जब वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे फ़ोकस करेगा तो ऑब्वियसली आई ब्लिंक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब आई ब्लिंकिंग होने लगी होगी, अर्ज फ़ील होगी, सेंसेशन फ़ील होगी, तो हमने उसको एक ऑब्जेक्ट पे फ़ोकस करवाना सिखाना है। तो फ़ोकसिंग ऑन अ सब्जेक्ट जो है ये एक कंपीटिंग रिस्पॉन्स होगा। ये सोशली एक्सेप्टेबल भी है, वॉलंटरी भी है, और ये कुछ टाइम के लिए बच्चा इसको कर भी सकता है तब तक जब तक उसकी अर्ज ख़त्म नहीं हो जाती। इसी तरह हेड जर्किंग मूवमेंट है, ठीक है। तो हमने उसको सिखाना है कि अब उसको अर्ज फ़ील हो रही है, सेंसेशन फ़ील हो रही है, तो उसने हेड स्टिल रखना है, अपनी नेक मसल जो हैं उनको टाइट रखना है, ठीक है। मतलब अपने कंट्रोल में रखना है ताकि हेड जर्किंग मूवमेंट ना हो, ठीक है। इसी तरह शोल्डर श्रगिंग अगर वो करता है, सेंसेशन जैसे ही फ़ील हुई, तो हमने उसको कहना है कि आपने शोल्डर्स को डाउनवर्ड प्रेस करके रखना है और अपने आर्म्स को आहिस्ता-आहिस्ता रिलैक्स करना है, ठीक है। इसी तरह थ्रोट क्लियरिंग प्रैक्टिस हमने उसको करवानी है कि आपने थ्रोट को क्लियर करने की बजाय अपने माउथ को क्लोज़ रख के नोज़ के थ्रू आपने ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। इन्हेल करना है ब्रीथिंग को। अब जब बच्चे को हमने ये कंपीटिंग रिस्पॉन्स सिखा दिया तो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी अर्जेस जो हैं वो वीक होती जाएँगी और टिक की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी। फोर्थ वन इज़ फंक्शनल इंटरवेंशन, जिसमें हमने जो ट्रिगर्स होते हैं, जो टिक को ट्रिगर करते हैं, उनको रिड्यूस करना है, ठीक है। सबसे पहले थेरेपिस्ट जो है वो सिचुएशंस आइडेंटिफाई करेगा जिसमें टिक्स जो हैं वो वर्सन हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखना है कि बच्चा जब आइसोलेट होता है तो टिक्स की सिचुएशन ज़्यादा होती है, बच्चे ने कोई टेस्ट देना होता है तो टिक्स की फ्रीक्वेंसी वर्सन हो जाती है, या कोई और फ़ियरफुल या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में टिक्स जो हैं वो वर्सन हो जाते हैं। तो थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो होगा पहले उस सिचुएशन को आइडेंटिफ़ाई करेगा। ऑब्वियसली जब तक उसको कॉज़ नहीं पता होगी, ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं पता होगा, तब तक वो अच्छे से इंटरवेंशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। कॉमन सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से टिक ट्रिगर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस में हो सकते हैं एंजाइटी, फटीग, एक्साइटमेंट, बोर्डम, प्रेशर एट स्कूल और वर्क, या फिर बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर टिक्स। जब ये कॉमन सिचुएशंस हैं, इन कॉमन सिचुएशंस में टिक्स की फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा वर्सन हो जाती है।
फिर थेरेपिस्ट उसके फंक्शनल असेसमेंट करेगा, ठीक है। थेरेपिस्ट उसे डिफरेंट क्वेश्चंस आस्क करेगा, प्रोब करेगा, इंटरव्यू करेगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन डू द टिक्स इंक्रीज, ठीक है। एक स्पेसिफिक सिचुएशन को फाइंड आउट करेगा कि स्ट्रेस में है, स्कूल में हो रहा है, काम के प्रेशर की वजह से इंक्रीज हो रहा है। फिर वेयर डू दे हैपन मोस्ट ऑफन, ठीक है। जब बच्चा अकेला है, हो रहे हैं, स्कूल में इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है, या बच्चा जब आइसोलेट होता है, बुली उसको किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, या फिर उस टाइम पे जब उसको टिक्स होते हैं तब उसके पास कौन प्रेज़ेंट होता है, क्या सिचुएशन होती है। व्हाट हैपन्स बिफोर एंड आफ्टर द टिक, टिक से पहले क्या अर्जेस फ़ील होती हैं, तो उसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे कि ये मोटर टिक है या वोकल टिक्स है, ठीक है। देन आफ्टर सिचुएशन क्या होती है, ये सारी क्वेश्चंस हम बच्चे से प्रोब करेंगे। उसके बाद हम इन्वायरमेंट को मॉडिफ़ाई करेंगे, ठीक है। जब हमने फाइंड आउट कर लिया कि बच्चे को किस सिचुएशन में क्यों और किस वजह से टिक्स हो रहे हैं, अब हमने उस सिचुएशन को, उस इन्वायरमेंट को मॉडिफ़ाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लास के दौरान उसको टिक्स होते हैं तो हमने उसको एक शॉर्ट ब्रेक दे देनी है। अगर क्रिटिसिज़्म और पनिशमेंट की वजह से उसको टिक्स हो रहे हैं, तो हमने जो चीज़ें क्रिटिसाइज़ होने की वजह है, या जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनको हमने रिड्यूस करना है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करवाना है, सोशल कनेक्शन बिल्ड करवाना है। देन एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल बच्चे का करना है। देन स्ट्रेसफुल जो टास्क हैं उनको कम करना है, या हमने देखना है कि हम उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। टीचर्स जो हैं या फैमिली मेम्बर्स जो हैं, उनको चाहिए कि वो टिक्स को एक्स्ट्रा या अननेसेसरी अटेंशन ना दें, बल्कि इतनी अटेंशन दें कि जिससे बच्चा उन चीज़ों को मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके, उसको सेल्फ कंट्रोल आ जाए और वो चीज़ों को मैनेज करना सीख ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने बात की कि अगर क्लास के दौरान बच्चे को टिक्स हो रहे हैं, तो टीचर को चाहिए कि उसको एक शॉर्ट ब्रेक दे दे, ठीक है। तो अब हमने बहुत केयरफुली इन चीज़ों को लेकर चलना है। ऐसा ना हो कि बच्चा इस बिहेवियर को लर्न कर ले कि वो जब भी टिक्स शो करेगा तो टीचर उसको शॉर्ट ब्रेक दे देगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि काम से जान छुड़वाने के लिए वो टिक वाला बिहेवियर शुरू कर दे, ताकि उसको थोड़े-थोड़े टाइम बाद शॉर्ट ब्रेक मिलना शुरू हो जाए। तो इसीलिए इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना है। देन फिफ्थ पे आता है रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज़। स्ट्रेस से टिक सेवेरिटी इंक्रीज़ होती है, तो हमने बच्चे को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी है, ताकि फ़िज़िकल टेंशन, इमोशनल अराउज़ को रिड्यूस किया जा सके, और इस एज़ अ रिज़ल्ट टिक्स जो हैं वो खुद ब खुद मैनेज हो जाएँगे, ठीक है। कॉमन रिलैक्सेशन मेथड्स में डीप ब्रीथिंग सिखा सकते हैं कि आपने नोज़ के थ्रू इनहेल करना है और माउथ के थ्रू एक्सहेल करना है। अब ये सेवरल टाइम्स रिपीट करवाएँगे, ताकि बच्चा इन एक्टिविटीज़ को, इन स्ट्रेटजीज़ को लर्न कर ले। सो फर्स्ट वन इज़ प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे बच्चे को आपने डिफरेंट मसल्स या डिफरेंट मसल्स ग्रुप जो हैं उनको रिलैक्स करना सिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शोल्डर शर्गिंग वो बहुत ज़्यादा करता है, तो आपने शोल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना सिखाना है। इसी तरह आई ब्लिंकिंग वो बार-बार करता है, तो आपने उसको आइज़ को भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना सिखाना है। जिस तरह से हम नोज़ के थ्रू डीप ब्रीथ करते हैं और माउथ के थ्रू एक्सहेल करते हैं, इसी तरह आपने उसको शोल्डर को भी टाइट करना सिखाना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करना सिखाना है। 5 तक काउंट करें एंड देन आहिस्ता-आहिस्ता 5 तक काउंट बैक करें और उसको रिलैक्स करना सिखाएँ। तो जब आप डिफरेंट मसल्स को उसको रिलैक्स करवाना सिखाएँगे, तो एज़ अ रिज़ल्ट टिक्स की जो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी है, वो आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस होगी। सेकंड वन इज़ माइंडफुलनेस, आपने उसको सिखानी है। जैसे हमने अवेयरनेस ट्रेनिंग की बात की थी कि बच्चे को टिक्स के बारे में अवेयर करवाना है। इसी तरह हमने बच्चे को उन थॉट्स, फीलिंग्स, अर्जेस, सेंसेशन के बारे में उसको माइंडफुल करवाना है, ताकि वो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहे, और एज़ अ रिज़ल्ट जब वो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेगा, तभी वो कंपीटिंग रिस्पॉन्स शो कर सकेगा। तभी अल्टरनेटिव मूवमेंट को फ़ोकस कर पाएगा। जैसे हमने कहा था कि आई ब्लिंकिंग है, तो आई ब्लिंकिंग की बजाय हमने उसको एक ऑब्जेक्ट पे फ़ोकस करना सिखाना है। तो जब तक वो माइंडफुल नहीं रहेगा, जब तक उसको असेस नहीं करेगा, ऑब्ज़र्व नहीं करेगा, तब तक वो ऑब्जेक्ट पे फ़ोकस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने बच्चे को प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सिखाना है, ताकि वो कंपीटिंग रिस्पॉन्स परफ़ॉर्म कर सके। थर्ड वन इज़ गाइडेड इमेजरी।
ठीक है, इंडिविजुअल को हेल्प आउट करना है ताकि वो एक काम पीसफुल प्लेस को इमेजिन कर सके, ताकि एंजाइटी और फिज़िकल अराउज़ल को रिड्यूस किया जा सके। अ, हमने पढ़ा था कि जब इंडिविजुअल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है, जैसे उसने कोई टास्क वगैरह परफ़ॉर्म करना होता है, कोई टेस्ट वगैरह देना होता है, तो इन स्ट्रेसफुल या फ़ियरफुल सिचुएशंस में टिक्स जो है वो वर्सन हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने बच्चे को इमेजिन करवाना है काम एंड पीसफुल प्लेसेस, यानी उसको रिलैक्स करना सिखाना है, उसको काम सिचुएशन के बारे में गाइड करना है, ठीक है? ताकि वो जितना काम सिचुएशंस के बारे में सोचेगा उतना ही उसके टिक्स जो हैं वो मैनेज रहेंगे, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में टिक्स जो हैं वो वर्सन होते हैं, इसीलिए हमने उसको रिलैक्स करना सिखाना है। समराइज़ करते हैं और देखते हैं कि सीबीआईटी ओवरऑल कैसे वर्क करता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा था कि अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी है। मीन्स कि हमने जो उसको सेंसेशन हो रही हैं, जो प्रीमोनिटरी अर्ज है, उसके बारे में रिकॉग्नाइज़ करवाना है। देन जब भी उसको अर्ज आई तो हमने उसको एक कंपीटिंग रिस्पॉन्स सिखाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही आई ब्लिंकिंग की सेंसेशन हुई तो हमने उसको एक ऑब्जेक्ट पे फ़ोकस करवाना है, ठीक है? यानी एक मूवमेंट को परफ़ॉर्म करना है जो कि टिक्स को ब्लॉक कर देगी। उसके बाद हमने फंक्शनल इंटरवेंशन करवानी है कि वो सिचुएशंस रिड्यूस करनी है, यानी उन ट्रिगर्स को, उन फैक्टर्स को जैसे पनिशमेंट है, क्रिटिसाइज़ है, उसको हमने रिड्यूस करना है, ठीक है? ताकि टिक्स को रिड्यूस किया जा सके। देन हम रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज़ सिखाते हैं ताकि स्ट्रेस लेवल को लोअर किया जा सके, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से टिक्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। देन इस प्रैक्टिस को हमने उसको रिपीट करवाना है ओवर टाइम, ताकि टिक की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को डिक्रीज़ किया जा सके और सेल्फ कंट्रोल को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है? जैसे रिलैक्सेशन सिखा रहे हैं, गाइडेड इमेजरी सिखा रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखा रहे हैं, तो जब बच्चा ये चीज़ें लर्न कर लेगा तो एज़ अ रिज़ल्ट टिक की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रॉब्लम है, अ 12 ईयर ओल्ड बॉय हैज़ रिपीटेड थ्रॉट क्लियरिंग टिक्स। थ्रॉट क्लियरिंग टिक्स है, इट्स मीन वोकलाइजेशन है या वोकल टिक्स हैं, दैट इंटरप्ट्स हिज क्लासरूम लर्निंग, ठीक है? 12 ईयर्स ओल्ड बॉय है जो बार बार गले को क्लियर करता है, जिसकी वजह से क्लासरूम लर्निंग का इन्वायरमेंट जो है वो इंटरप्ट होता है। तो सबसे पहले हमने उसको क्या करनी है, अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी है कि रिकॉग्नाइज़ करवाना है कि अब उसको टिकलिंग सिचुएशन हो रही है थ्रॉट में, ठीक है? इट्स मीन कि टिक अकर होने वाला है। देन हमने उसको एक कंपीटिंग रिस्पॉन्स सिखाया कि जब भी उसको टिकलिंग सिचुएशन फ़ील होगी तो उसने स्लो कंट्रोल ब्रीथ करना है नोज़ के थ्रू, और माउथ को उसने क्लोज़ रखना है फॉर 1 मिनट, ठीक है? फिर और आहिस्ता-आहिस्ता फिर माउथ के थ्रू एक्सहेल करना है। थर्ड में हमने उसको फंक्शनल इंटरवेंशन दी कि उसका टीचर जो है उस स्ट्रेसफुल लेसन्स के दौरान उसको शॉर्ट ब्रेक्स देगा, ताकि टिक से अटेंशन को ख़त्म किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। देन उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करवानी है कि उसने 10 मिनट तक इनहेल एंड एक्सहेल करना है, शाम में भी करना है, स्कूल स्टार्ट होने से पहले भी करना है, कोई लेसन अगर स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले भी वो इनहेल एक्सहेल कर सकता है। उसके अलावा आउटकम क्या निकल आएगा इसका कि सेवरल वीक्स ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस द थ्रॉट क्लियरिंग टिक बिकम लेस फ्रीक्वेंट एंड लेस इफ़ेक्टिव। तो थेरेपिस्ट बच्चे को जितनी अच्छी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करवाएगा, उतना ही जल्दी टिक्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी रिड्यूस होगी। अगर बच्चा अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा, तो टिक्स जो हैं वो अगेन वर्सन हो जाएँगे। अब सीबीआईटी डज़न्ट एम टू क्योर टिक्स कंप्लीटली, ठीक है? जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम मैनेज करते हैं। तो इसीलिए जो कम्प्रिहेंसिव बिहेवियरल इंटरवेंशन हम प्रोवाइड करेंगे, इससे इंडिविजुअल की टिक्स की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और इंटरफेरेंस जो है, उसको रिड्यूस कर सकेंगे थ्रू अवेयरनेस, टीचिंग कम्पीटिंग रिस्पॉन्सेस, मॉडिफाइंग ट्रिगर्स एंड इम्प्रूविंग स्ट्रेस मैनेजमेंट। देन साइको एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। इसमें आपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, अगर कोई और फैमिली मेंबर है जो बच्चे की टेक केयर करता है, उसको हमने टिक्स के बारे में इन्फॉर्म करना है कि ये वैक्स एंड वैन होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो जाती है टाइम के साथ, ठीक है? और अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी तो ये वर्सन हो जाएंगे, ठीक है? तो जैसे हमने बात की थी कि टीचर जो है वो बच्चे को थोड़े थोड़े टाइम बाद ब्रेक देगा, ताकि उसकी टिक्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ ना हो, ठीक है? तो अब हमने
यहाँ पे जो टीचर है और फैमिली मेंबर उनको एजुकेट करना है कि आपने ये काम करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। ऐसा ना हो कि बच्चा अटेंशन सीकिंग के लिए ये बिहेवियर शुरू कर दे या फिर बच्चा क्लासरूम से या क्लास वर्क से जान छुड़वाने के लिए भी टिक्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो जाए। तो इस वजह से उनको साइको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनके साथ कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं, यानी टिक डिसऑर्डर के साथ एडीएचडी हो सकता है, ओसीडी हो सकता है, एंग्जायटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन वगैरह हो सकते हैं। तो साथ-साथ हमने इन कंडीशंस पे भी काम करना है, इन बिहेवियर्स को भी मैनेज करना है, क्योंकि इनकी वजह से भी टिक्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो जब हम साथ-साथ इन बिहेवियर्स पे भी काम करेंगे, तो टिक्स को ईज़िली मैनेज किया जा सकेगा। यहाँ पे हमारा टिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफाइड वर्सेस अनस्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर्स। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।